हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने देखा था सरकारी बजट क्या होता है, सरकारी बजट के कितने प्रकार होते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व प्राप्ति क्या होती है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जिनको हमने इससे पिछली वीडियोस में कवर किया है। आई होप वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले बजट घाटा क्या होता है, बजट घाटे के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सभी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे बजट घाटा क्या होता है। घाटे का मतलब होता है लॉस, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कभी कभी जिंदगी में जब आपको पैसे कम मिलते हैं और आपके जो पैसा का खर्चा है वो ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थडे है, आपके एक फ्रेंड ने आपको 500 रुपए दिए या 500 रुपए का कोई गिफ्ट दिया है, और उसी के साथ साथ आप दोनों चले गए पार्टी करने के लिए, और टोटल वहां पर आपका खर्चा हो गया पार्टी करने में 700 रुपए का। तो 500 रुपए आपको मिले, खर्चा हो गया 700 रुपए का, तो 200 रुपए आपको घाटा हो गया है। तो नॉर्मल सी भाषा में घाटे का मतलब यही होता है कि जो पैसा हमें मिला है जब वो कम पड़ जाता है और जो पैसा हमने खर्च किया वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि खर्चा हमारी प्राप्ति से ज्यादा हो गया है, तो वो घाटे की सिचुएशन हो जाती है। अब इसका घाटा तब होता है जब पैसे कम मिलते हैं, यानी कि मिले पैसे 500 रुपए और खर्चा ज्यादा हो गया, खर्चा हो गया 700 रुपए का, तो 200 रुपए का लॉस हो गया, तो वो घाटा होता है। सरकार की बात अगर हम करें कि अर्थव्यवस्था में घाटे का मतलब क्या होता है, तो जब सरकार के खर्चे सरकार की कुल प्राप्ति से ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है अर्थव्यवस्था के अंदर उससे कम पैसा उसको मिल रहा है, यानी कि उतना पैसा नहीं मिल रहा है उसको, उसकी जो प्राप्तियां सरकार की वो कम है, तो वही रहता है बजट घाटा। यानी कि जब सरकार की जो बजट की प्लानिंग होती है उसमें कुछ कमियां रह जाती है, उसकी वजह से बजट घाटा होता है। अब इसकी जो परिभाषा है वो है सरकारी बजट से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जब सरकार का बजट व्यय का मतलब होता है बजट का खर्चा सरकार की बजट की प्राप्तियों से ज्यादा होता है, यानी कि बजट का जो खर्चा है वो बजट की आय से या बजट की प्राप्तियों से ज्यादा हो जाता है, उसको हम बजट घाटा बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम समझेंगे कि बजट जो घाटा होता है वो कितने टाइप्स का होता है। बजट घाटे को इकोनॉमिक्स में 3 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला होता है राजस्व घाटा, सेकंड होता है राजकोषीय घाटा, तीसरा होता है प्राथमिक घाटा। तो ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू से, तो हम तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्व घाटा क्या होता है कि राजस्व घाटा राजस्व से रिलेटेड होता है। बस ये टर्म याद रखनी है कि जो राजस्व घाटा होगा वो राजस्व से रिलेटेड है, और राजस्व व्यय का मतलब होता है एक ऐसा खर्चा जो सरकार की ना तो परिसंपत्ति बनाती है और ना ही सरकार की उधारी को कम करती है। तो ये राजस्व घाटा राजस्व से रिलेटेड है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा होता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से पता लग रहा है कि जब सरकार का व्यय सरकार की प्राप्ति से ज्यादा है, और व्यय कौन सा होगा जब हम राजस्व घाटे की बात कर रहे हैं, तो जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा होता है, यानी कि सरकार का जो घाटा है वो तभी हो रहा है क्योंकि उसके जो द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू राजस्व प्राप्ति। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि राजस्व घाटे को सही करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाती है। राजस्व घाटे को सही करने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठाती है। क्या क्या कदम उठाएगी, हमें पता है राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है, जब राजस्व का खर्चा ज्यादा हो जाता है तो सरकार क्या करेगी, राजस्व का जो खर्चा हो रहा है उसको कम कर देगी या उसको बिल्कुल खत्म कर देगी। अगर आपको पता होगा कि राजस्व के खर्चे कौन कौन से होते हैं, यानी कि राजस्व व्यय कौन कौन से, तब आप उन पॉइंट्स को लिख दोगे। तो यहाँ पर हमने उन्हीं पॉइंट्स को लिखा हुआ है। अब राजस्व घाटे को सही करने के लिए सरकार क्या करेगी, तो सबसे पहला पॉइंट है उधार लेकर। राजस्व घाटे को सही करने के लिए सरकार आरबीआई से उधार ले सकती है, या फिर शेष विश्व से उधार ले सकती है, या फिर जनता से उधार ले सकती है। जब सरकार उधार लेगी तो अपने घाटे को पूरा करेगी, ये इसका पहला पॉइंट है। सेकंड है सार्वजनिक उद्यम के शेयर को बेचकर। हमें पता है सरकार के बहुत सारे उद्यम होते हैं जिनको सार्वजनिक उद्यम या सरकार के उद्यम बोलते हैं। ये सरकार की फैक्ट्रीज होती है बहुत सारे, जैसे इंडियन रेलवेज हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये सरकार के सार्वजनिक उद्यम होते हैं। कई बार सरकार क्या करती है, अपने सरकारी उद्यम होते हैं उनका कुछ परसेंट प्राइवेट आदमियों को बेच देती है, यानी कि जो सरकारी उद्यम है उनके शेयर प्राइवेट आदमियों को बेच दिए जाते हैं। तो जब सार्वजनिक उद्यम के शेयर बेच दिए जाएंगे तो उससे घाटे को पूरा किया जाता है।
तो इसको ही बोला गया है कि जब सरकार विनिवेश करती है, विनिवेश निवेश से उल्टा होता है। निवेश का मतलब होता है सामान खरीदना, विनिवेश का मतलब होता है कोई सामान या प्रॉपर्टी को बेचना। तो सरकार विनिवेश करती है यानी सरकार उद्यमों के शेयर को बेचती है और उसको बेचकर घाटे को पूरा करती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है सरकार अपने व्यय को कम करती है। जैसा कि हमने देखा था, सरकार अपने राजस्व व्यय को कम कर देगी, राजस्व व्यय में कटौती कर देगी। सरकार अपने राजस्व व्यय को कम करने का प्रयास करती है। अब राजस्व व्यय में कौन कौन से व्यय आ जाते हैं, जैसे लोगों की पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, इनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है उसको सरकार कम कर देती है। उसको कम करने से क्या होगा, राजस्व व्यय अपने आप कम हो जाएगा। तो ये राजस्व व्यय के बारे में आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है और प्राथमिक घाटा क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। पहले हमने देखा था कि राजस्व घाटा क्या होता है। राजस्व घाटा सिर्फ राजस्व व्यय से रिलेटेड है, यानी कि यह सिर्फ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति, इससे रिलेटेड है। लेकिन जो राजकोषीय घाटा होता है वो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से तो रिलेटेड है ही, साथ ही साथ पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय से भी रिलेटेड होता है। तो इसके अंतर्गत राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय शामिल होगा, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय भी शामिल होता है। तो तभी इसको सकल राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है जब कुल व्यय कुल प्राप्ति से ज्यादा होता है, यानी कि जब टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जितनी इनकम हो रही है उससे ज्यादा होता है, तो वो सिचुएशन होती है राजकोषीय घाटे की। ऐसी अवस्था घाटे को दिखाती है कि लोगों के पास यानी कि अर्थव्यवस्था में सरकार के पास पैसा कमा रहा है और पैसा जा ज्यादा रहा है, यानी कि एक्सपेंसेस जो है सरकार के वो ज्यादा हो रहे हैं और जो सरकार की इनकम है वो कम है। तो वो ही राजकोषीय घाटे को प्रदर्शित करता है। अब कुल व्यय क्या होता है, कुल प्राप्ति क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। कुल व्यय का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर। अब इसके अंतर्गत राजस्व व्यय भी आता है, पूंजीगत व्यय भी आता है। जैसा हमने देखा है कि राजस्व व्यय भी शामिल हो गए इसमें। राजस्व व्यय का मतलब होता है सरकार छात्रवृत्ति देती है, स्कॉलरशिप देती है, पेंशन देती है, ये सारी चीजें तो इसमें शामिल होगी। साथ ही साथ पूंजीगत व्यय भी शामिल होगा। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है जब सरकार कोई हॉस्पिटल बनवा रही है, कोई स्कूल बनवा रही है, या फिर अपने पुराने लोन्स को खत्म कर रही है, पुरानी उधारी को कम कर रही है, तो उसके ऊपर जो पैसा खर्च होता है पूंजीगत व्यय होता है। तो दोनों टाइप्स के जो खर्चे होते हैं, राजस्व खर्चा, पूंजीगत खर्चा, तो उसको हम टोटल व्यय यानी कि कुल व्यय बोलते हैं। अब बात करते हैं कुल प्राप्ति की। कुल प्राप्ति का मतलब है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आता है जैसे टैक्स मिल रहा है सरकार को, एस सीट से पैसा मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस से पैसा मिल रहा है, तो ये राजस्व प्राप्ति का पार्ट हो जाएगा। अगर बात करेंगे पूंजीगत प्राप्ति की, तो पूंजीगत प्राप्ति में अगर सरकार अपने कोई शेयर बेच रही है, कोई प्रॉपर्टी बेच रही है, परिसंपत्ति बेच रही है, इसके अलावा अगर सरकार कहीं से पैसा उधार ले रही है, तो उधारी के पैसे को इसमें शामिल नहीं करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें अगर कोई कहीं की कोई प्रॉपर्टी बेच दी है, कोई शेयर बेच दिया है, तो ये सारे पैसे को इसमें शामिल करेंगे पूंजीगत प्राप्ति वाले पार्ट में। बट इसमें पूंजीगत प्राप्ति में जो सरकार कहीं से पैसा उधार ले रही है, कोई लोन्स ले रही है किसी भी तरीके का, उसको इसमें शामिल नहीं करा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी राजकोषीय घाटे की आप डेफिनेशन लिखोगे तो ये बात आपको उसमें अच्छे से मेंशन करनी है कि इसके अंतर्गत कुल व्यय को और कुल प्राप्ति को शामिल किया जाता है। कुल व्यय का मतलब होता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, दोनों टाइप्स के व्यय। कुल प्राप्ति का मतलब होता है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। लेकिन पूंजीगत प्राप्ति में हम सरकार की जो उधारी होती है उसको शामिल नहीं करते हैं। ये पॉइंट आपको अलग से मेंशन करके आना है। तो ये तो था राजकोषीय घाटे का मतलब। राजकोषीय घाटे को सकल राजकोषीय घाटा भी बोलते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो राजकोषीय घाटा होता है वो सरकार द्वारा लिए गए कुल उधार को दिखाता है। यानी कि राजकोषीय घाटे का मतलब होता है सरकार ने कितना पैसा उधार लिया हुआ है अर्थव्यवस्था के अंदर, तो ये कुल उधार को शो करता है। अब ये कैसे कुल उधार को दिखाता है उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हमें पता है राजकोषीय घाटे को हम कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति दिखाते हैं। सपोज करो अर्थव्यवस्था में सरकार ने टोटल एक्सपेंडिचर किया 20 करोड़ का, कोई स्कूल बनवाया है, कोई स्कॉलरशिप दी है, किसी को पेंशन दी है, इन सब में सरकार का टोटल 20 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। सरकार की जो कुल प्राप्ति है वो 15 करोड़ रुपए की है। यानी कि सरकार को जो अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस से, टैक्स से या कहीं प्रॉपर्टी बेचकर कोई भी किसी भी तरीके का पैसा मिला वो 15 करोड़ रुपए है। तो यहाँ इनका डिफरेंस कितना आ गया, 5 करोड़, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो रहा है, खर्चा ज्यादा है और प्राप्ति कम है। तो 5 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा, सरकार का राजकोषीय घाटा हो जाएगा। अब हमें एक और बात पता है जो हमने यहाँ पर देखी थी
कि पूंजीगत प्राप्ति में हम उधार को शामिल नहीं करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुल प्राप्ति में उधार शामिल नहीं हो रहा है, और उधार कितने का निकल कर आया होगा, 5 करोड़ का। तो यानी कि राजकोषीय घाटा जो 5 करोड़ निकल कर आया है, तो ये दिखाता है कि सरकार को कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा अपने घाटे को पूरा करने के लिए। तो राजकोषीय घाटा सरकार के उधार को दिखाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से हमने इसको समझ भी लिया है कि कैसे राजकोषीय घाटा उधार के बराबर होता है। अब हम समझते हैं राजकोषीय घाटे के क्या क्या परिणाम होते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर, यानी कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट है, राजकोषीय घाटे से स्फीतिकारी जाल उत्पन्न होता है। स्फीतिकारी जाल क्या होता है, हमने पिछली वीडियोस में देखा था। स्फीति जाल का मतलब होता है जब किसी भी वस्तु और सेवाओं के जो प्राइस होते हैं, यानी कि उनके मूल्य होते हैं, वो ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाते हैं। जब लोगों की डिमांड बढ़ती है तो उनके प्राइस अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसा तब होता है जब लोगों के पास में ज्यादा पैसा आता है। लोगों के पास में ज्यादा पैसा तब आता है जब अर्थव्यवस्था में ज्यादा मनी का फ्लो होता है। यानी कि अगर सरकार ज्यादा पैसा उधार लेगी, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों के पास पहुंचेगा। लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो उससे कीमत जो होगी वस्तुओं की वो अपने आप बढ़ने लग जाएगी। वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं स्फीतिक जो जाल होता है उसको उत्पन्न कर देती है। स्फीतिक जाल का मतलब होता है जब वस्तुओं की प्राइस अपने आप बढ़ जाती है। तो जब ज्यादा राजकोषीय घाटा होता है तो उसका मतलब है कि सरकार को ज्यादा पैसा उधार लेना पड़ेगा, और क्योंकि उसके घाटे ज्यादा हो रहे सरकार के, तो अपने घाटे को पूरा करने के लिए सरकार उधार लेगी। और जब ज्यादा सरकार पैसा उधार लेती है तो इससे अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा आता है, जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लग जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि राजकोषीय घाटे से स्फीतिक जाल उत्पन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा आता है। ज्यादा पैसा आने की वजह से लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा और उसकी वजह से वस्तुओं की जो प्राइस है वो बढ़ जाए। सेकंड पॉइंट इसका है, राष्ट्रीय ऋण को बढ़ाता है। हमें पता है राजकोषीय घाटे का मतलब होता है सरकार की जो उधारी है वो, और अगर राजकोषीय घाटा ज्यादा होगा तो उसकी वजह से सरकार को ज्यादा उधार लेना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र के ऊपर ऋण है, जो लोन्स का भार है, उसको बढ़ाती है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है। थर्ड है, उच्च राजकोषीय घाटे और निम्न जीडीपी समृद्धि का दुष्चक्र। यहाँ पर एक विशेष सर्कल हो जाता है, एक दुष्चक्र बन जाता है ये राजकोषीय घाटे की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजकोषीय घाटा ज्यादा होगा, उसको पूरा करने के लिए सरकार ज्यादा पैसा उधार लेगी। ज्यादा पैसा उधार लेने की वजह से क्या होगा, सरकार ज्यादा पैसा अपना इंटरेस्ट के रूप में देगी, यानी कि वो अपना पैसा लोगों के कल्याण के ऊपर खर्च करना तो कम कर देगी, अपने ऋणों को चुकाने में ज्यादा पैसा लगाने लग जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जीडीपी के ऊपर सरकार का ध्यान नहीं जाएगा। सरकार अपने लोन्स के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देगी, अपनी उधारी के ऊपर ध्यान देगी। तो जीडीपी समृद्धि जो होती है वो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। कम जीडीपी होगी, उसकी वजह से दोबारा सरकार को राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ेगा। तो एक तरीके का दुष्चक्र बन जाता है, जहां पर घाटा होता है सरकार को, उसकी वजह से जीडीपी प्रभावित होती है। जीडीपी प्रभावित होने की वजह से सरकार को दोबारा राजकोषीय घाटा हो जाता है। तो ये दुष्चक्र होता है राजकोषीय घाटे की वजह से। ज्यादा राजकोषीय घाटे में सरकार के पास पैसा नहीं होता है और सरकार निवेश नहीं करती है। सरकार के पास पैसा नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले से घाटे में चल रही है। अगर घाटे में चल रही है तो सरकार के पास पैसा नहीं है निवेश करने के लिए। कम निवेश के कारण होगा जीडीपी की समृद्धि दर कम होने लगती है, क्योंकि सरकार जीडीपी के ऊपर ध्यान नहीं देगी तो उससे जीडीपी की जो समृद्धि दर है वो कम होने लग जाएगी, और कम जीडीपी से दोबारा घाटा होगा, और कम जीडीपी की वजह से राजकोषीय घाटा दोबारा उत्पन्न होगा और एक विशेष सर्कल हो जाएगा, यानी कि एक दुष्चक्र हो जाएगा। लास्ट इसका पॉइंट है, सरकार के ऊपर विश्वसनीयता को कम करता है। राजकोषीय घाटा अगर ज्यादा होने लगेगा तो उस देश की सरकार के ऊपर जो विश्वसनीयता है और देशों की, वो कम होने लग जाएगी। वो अन्य देश जो पहले इन्वेस्ट करते थे उस देश में, वो थोड़ा संकोच करने लगेंगे। वो सोचेंगे जब इनकी अर्थव्यवस्था में पैसा ही नहीं है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। तो राजकोषीय घाटा सरकार के ऊपर विश्वसनीयता को कम करता है। तो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है वो बचा हुआ है, जो है प्राथमिक घाटा, उसको समझेंगे और फिर वीडियो करेंगे कंप्लीट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि प्राथमिक घाटा क्या होता है। अब प्राथमिक घाटा भी राजकोषीय घाटे की तरह ही होता है, और ये भी राजकोषीय घाटे की तरह सरकार की उधारी को दिखाता है, यानी कि सरकार की जो उधार की आवश्यकता होती है वही तो राजकोषीय घाटा दिखाता है, और सरकार की उधार संबंधी आवश्यकता को प्राथमिक घाटा दिखाता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्राथमिक घाटा भी राजकोषीय घाटे की तरह ही होता है, लेकिन दोनों में सिर्फ एक बात का फर्क है। वो फर्क क्या है कि अंतर सिर्फ इतना है कि राजकोषीय घाटे में ब्याज शामिल होता है। राजकोषीय घाटे का जब हम अनुमान लगाते हैं तो उसमें ब्याज को हम शामिल करते हैं,
लेकिन प्राथमिक घाटे में ब्याज शामिल नहीं होता है। तो ये सिर्फ एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है प्राथमिक घाटा भी राजकोषीय घाटे के समान ही सरकार की उधारी को दिखाता है, यानी कि प्राथमिक घाटा जो होता है वो राजकोषीय घाटे की तरह होता है और ये भी सरकार की उधारी को दिखाता है। अंतर सिर्फ इतना होता है, राजकोषीय घाटे में ब्याज शामिल होता है लेकिन प्राथमिक घाटे में ब्याज शामिल नहीं होता है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले से देखेंगे तो ये दे रखा है प्राथमिक घाटा, जिसमें राजकोषीय घाटे में से अगर ब्याज भुगतान को माइनस कर देंगे तो वो प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला बन जाता है। अगर राजकोषीय घाटा जितना भी है उसमें से अगर हम ब्याज के भुगतान को माइनस कर देंगे तो वो प्राथमिक घाटे के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जाती है कंप्लीट। आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में जिसमें हम समझेंगे बाकी का बचा हुआ पार्ट। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।